Hello everyone, welcome back to ASR classes. This is गरिमा श्रीवास्तव, your biology mentor. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में पहला पढ़ लिया था प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। क्या बना रहा था? एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा था। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हो चुका था। अब हमको सेकंड पढ़ना था कि सेकंड कौन सा चेंज होता है। एंडोस्पर्म में हम लोग पढ़े थे प्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और सेलुलर एंडोस्पर्म से किस तरीके से एंडोस्पर्म बनता है। ठीक है, अब जाइगोट से एम्ब्रियो के बनने की प्रोसेस को देखेंगे। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? जाइगोट से एम्ब्रियो के बनने की प्रोसेस को हम बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, एम्ब्रियोजेनेसिस। अब देखते हैं, पहले हम किसके बारे में देखेंगे? डाइकॉट के बारे में देखेंगे। डाइकॉट ही आपका मेन है, डाइकॉट के बारे में देखेंगे। ठीक है, ये जो डाइकॉट होता है इसमें ये हो गया जाइगोट। अब जाइगोट में क्या होगा? अनइक्वल डिवीजन, यानी माइटोसिस होगा और वो कैसा होगा? अनइक्वल होगा। होगा क्या? माइटोसिस। और ये डिवीजन किस टाइप का होता है? अनइक्वल डिवीजन होता है। अनइक्वल डिवीजन मतलब एक सेल बड़ी होगी एक सेल छोटी, ऐसा अनइक्वल डिवीजन होता है। और एक सेल कैसी हो जाती है? बड़ी। और एक सेल कैसी हो जाती है? छोटी। तो ये जो छोटी वाली सेल है ये फॉर्म किधर हो रहा था? जाइगोट। जाइगोट किधर? एक सेल किधर प्रेजेंट था? माइक्रोपाइलर एंड पे। तो जाइगोट भी किधर बनेगा? माइक्रोपाइलर एंड पे। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस जो हो रहा है वो मेनली किस पे हो रहा है? माइक्रोपाइलर एंड पे हो रहा है, माइक्रोपाइलर एंड पे। ठीक है, अब देखो दो सेल्स होती है। जो बड़ी वाली सेल होती है इसको हम क्या बोलते हैं? सस्पेंसर सेल। क्या बोलते हैं? सस्पेंसर सेल। और जो ये छोटी वाली सेल होती है इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोनल सेल। क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोनल सेल। अब इनमें वापस से क्या होगा? माइटोटिक डिवीजन होगा। ठीक है, माइटोटिक डिवीजन होगा और ये क्या करते चले जाएंगे? डिवाइड करते चले जाएंगे। डिवाइड करके ये जो सस्पेंसर सेल है ये कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा? 6 to 10 सेल। ठीक है, ये कितने सेल्स में डिवाइड हो जाता है? ये जो सस्पेंसर सेल है 6 to 10 सेल्स में। ठीक है, और ये जो एम्ब्रियोनल सेल है ये कितने में डिवाइड हो जाता है? 8 सेल्स में। कितने में डिवाइड हो जाता है? 8 सेल्स में। 4 ऊपर वाली और एक 4 ये नीचे वाली। अब देखो ये जो सस्पेंसर सेल है, ठीक है, इसमें दो सेल्स दिखाई देंगे। एक तो होगा जो सबसे लार्जेस्ट है, ठीक है, और एक वो जो सबसे स्मॉलेस्ट है। जो लार्जेस्ट सेल है वो ये है। क्या बोलते हैं इसको? हॉस्टोरियल। हॉस्टोरियल सेल। ठीक, और जो सबसे नीचे वाली है वो कैसी है? सबसे स्मॉलेस्ट सेल है, इसको बोलते हैं, इसको हाइपोफाइसिस बोलते हैं। यही जो हाइपोफाइसिस है ये दो चीजों का फॉर्मेशन करता है। एक तो रूट कैप का, किसका फॉर्मेशन करता है? रूट कैप का और रेडिकल टिप का। रेडिकल टिप। रेडिकल टिप क्या होता है? रेडिकल टिप जो रूट बनाने के लिए जो सेल्स हैं उनको हम रेडिकल बोलते हैं। तो उसकी जो टिप होता है वो कौन बनाता है? हाइपोफाइसिस। और जो रूट कैप होता है, रूट पे जो रूट कैप प्रेजेंट होता है वो भी कौन बनाता है? हाइपोफाइसिस। किसका पार्ट है? सस्पेंसर सेल का पार्ट है। सस्पेंसर सेल में डाइकॉट्स में तो 6 से 10 सेल्स के बीच में होता है, लेकिन अगर मोनोकॉट की बात की जाए तो सस्पेंसर सेल में कितने सेल्स होते हैं? सिर्फ एक सिंगल सेल होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे एम्ब्रियोनल सेल के बारे में। एम्ब्रियोनल सेल में जो है एम्ब्रियोनल सेल, एम्ब्रियोनल सेल जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अपर फोर सेल, अपर फोर सेल्स और लोअर फोर सेल्स। ये जो अपर फोर सेल्स हैं ये क्या क्या बनाएंगे? एक तो बनाएंगे रेडिकल। क्या बनाएगा? रेडिकल बनाएगा। और हाइपोकोटाइल। क्या बनाएगा? हाइपोकोटाइल। ठीक है, एक तो रेडिकल और दूसरा हाइपोकोटाइल। देखो अब रेडिकल और हाइपोकोटाइल किधर से आ रहा है, किसको बोलते हैं? जब आप सीड का देखोगे, डाइकॉट सीड का स्ट्रक्चर, तो ये हो जाए इस तरीके से।
एम्ब्रियोनल एक्सिस प्रेजेंट होता है। इस एम्ब्रियोनल एक्सिस पे कॉटिलिडॉन्स क्या होते हैं, लगे हुए होते हैं। ऊपर वाली साइड में जो होता है ये, इसको क्या बोलते हैं, जहां पे ये अटैच करते हैं कॉटिलिडॉन्स, तो इनको बोलते हैं इपिकोटाइल। इसको क्या बोलते हैं, इपिकोटाइल। और ये जो जिस जगह पे ये नीचे वाला जहां पे अटैच होता है उसको हम बोलते हैं हाइपोकोटाइल। ठीक है। ये इपिकोटाइल जिस जगह पे खत्म होता है वो टर्मिनेट करता है किस पे, प्लिम्यूल पे। किस पे, प्लिम्यूल पे। प्लिम्यूल बनाता है, प्लिम्यूल क्या बनाता है, शूट सिस्टम बनाता है। और जो हाइपोकोटाइल होता है वो क्या बनाता है, रूट बनाता है। ठीक है। तो जो अपर फोर सेल्स हैं वो यही दोनों चीजें बनाते हैं, एक तो रेडिकल और एक हाइपोकोटाइल। ठीक है। अब जो लोअर फोर सेल्स होते हैं ये क्या बनाएंगे, ऊपर वाला दोनों, एक तो प्लिम्यूल और दूसरा हाइपोकोटाइल, नहीं इपिकोटाइल, इपिकोटाइल बनाएंगे। ठीक है। ये जो सेल बना डिवीजन के बाद, ये जो बना जिसमें सस्पेंसर सेल में 6 to 10 सेल हैं और जो एम्ब्रियोनल सेल हैं उनमें 8 सेल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, प्री इम्ब्रियो या प्रो इम्ब्रियो। इसी को हम क्या कहते हैं, प्री इम्ब्रियो या फिर प्रो इम्ब्रियो। अब आगे देखते हैं किस तरीके से इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस आते हैं। लगातार ये क्या करते रहेंगे, डिवाइड करते रहेंगे, फिर अलग अलग शेप में डिवाइड होते रहते हैं। पहले प्रो इम्ब्रियो इस तरीके का होता है, फिर इसके बाद ये किस में आते हैं, ग्लोबुलर शेप में आते हैं, फिर हार्ट शेप में आते हैं। ठीक है। इस तरीके से करके इनमें चेंजेस होते जाते हैं और फाइनली इम्ब्रियो फॉर्म करते हैं। ठीक है। देखते हैं आते रहते हैं प्रो इम्ब्रियो के अंदर। पहला जो, फिर माइटोसिस करके सेल्स का नंबर बढ़ाता चला जाता है और जो एम्ब्रियो बनता है उसको हम क्या कहते हैं, ग्लोबुलर एम्ब्रियो। ये ग्लोबुलर ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है इसलिए ग्लोबुलर एम्ब्रियो। ठीक है। ये इसको क्या बोलेंगे, हार्ट शेप एम्ब्रियो, हार्ट शेप एम्ब्रियो। और ये लास्ट आ जाता है मैच्योर एम्ब्रियो। ठीक है। यानी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो गया। अभी जब हम इसमें पढ़े थे किसमें, ये एम्ब्रियोनल सेल वाले में, तो एम्ब्रियोनल सेल में 8 सेल्स थे, जिसमें अपर वाला जो था वो क्या बना रहा था, रेडिकल बना रहा था और हाइपोकोटाइल बना रहा था। और जो लोअर वाला था वो क्या क्या बना रहा था, प्लिम्यूल बना रहा था, इपिकोटाइल बना रहा था, और एक चीज और बनाता है, कॉटिलिडॉन्स। ये जो है ये भी कौन बनाएगा, लोअर फोर सेल्स जो है वो ही बनाएंगे। ठीक है। लोअर फोर सेल्स कौन कौन सी चीजें बनाएंगे, एक तो प्लिम्यूल बनाएंगे, एक इपिकोटाइल बनाएंगे, और एक ये कॉटिलिडॉन्स। ठीक है। अब देखते हैं मोनोकॉट के बारे में। मोनोकॉट में सिंगल कॉटिलिडॉन होता है, सस्पेंसर सेल सिंगल होता है। ठीक है। बस डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है, वहां पे कि जैसे आप जब इसके सीड को देखोगे, अभी सीड का डायग्राम बना करके तब फिर डिफरेंस बताते हैं। ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, ये डाइकॉट की सीड है। मोनोकॉट के सीड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये सबसे पहले आउटर कवरिंग। इस आउटर कवरिंग को ही हम क्या कहते हैं, आउटर कवरिंग को हम बोलते हैं फ्रूट बॉल या सीड कोट, दोनों बोलते हैं। तो आप बुक में देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है सीड कोट विथ फ्रूट बॉल, क्योंकि क्या होता है ना, जो सीड कोट फ्रूट बॉल दोनों, होता क्या है कि जो मोनोकॉट में जो ग्रामिनी फैमिली है, ठीक है, जैसे मतलब पोएसी में जो आते हैं, जो अनाज वगैरह होते हैं, उनमें फ्रूट बॉल और सीड बॉल दोनों, सीड कोट दोनों क्या होते हैं, मर्ज होते हैं, एक में ही होते हैं, एक ही बॉल होती है, वो दोनों बना रही है, सीड है, सीड ही आगे चल करके क्या फॉर्म करेगा, फ्रूट का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है। तो इनके जो सीड कोट होती है और जो फ्रूट बॉल होती है, दोनों के दोनों क्या होती है, एक सिंगल ही होती है। ठीक है। अब देखते हैं, जैसे डाइकॉट में कितने कॉटिलिडॉन, 2 कॉटिलिडॉन, तो उनका हम क्या नाम रखे हैं, कॉटिलिडॉन रखे हैं। लेकिन जो मोनोकॉट की कंडीशन में आप देखोगे तो मोनोकॉट की कंडीशन में एक सिंगल कॉटिलिडॉन होता है। ठीक है। सिंगल कॉटिलिडॉन होता है, लेकिन उसको कॉटिलिडॉन नहीं बोलते, उसको हम बोलते हैं सिगिटेलम। क्यों, टेलम।
ठीक है, स्क्यूटेलम बोलते हैं, स्क्यूटेलम। अब यहाँ पे आप देखोगे इसमें रेडिकल था, ये रेडिकल था ना, और प्लिम्यूल है। यहाँ पे भी रेडिकल और प्लिम्यूल होते हैं। ये जो नीचे वाला सेक्शन है इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉटिलिडॉन बोलते हैं, और ये जो ऊपर वाला है इसको हम क्या बोलते हैं, इंडोस्पर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंडोस्पर्म। और ये यहाँ पे एक प्रोटीन की कवरिंग होती है जो कि प्रोटेक्टिव होती है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कंटेन करती है, जिसके थ्रू क्या होता है, सीड का जर्मिनेशन हो पाता है। ठीक है, तो ये इसका नाम क्या होता है, एल्यूरोन लेयर। एल्यूरोन लेयर ये प्रोटीनिशियस लेयर होती है। ठीक है, जो कि क्या कंटेन करती है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कंटेन करती है, और ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम सीड के जर्मिनेशन में क्या करती है, हेल्प करती है। अब ये नीचे की तरफ जो है इसको हम क्या बोलते हैं, रेडिकल। ठीक है, ऐसे ही ऊपर की साइड में भी होता है, इसको हम बोलते हैं प्लिम्यूल। ठीक है, यहाँ पे रेडिकल और प्लिम्यूल को कोई भी प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं थी, लेकिन मोनोकॉट के केस में क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रेजेंट होती है दोनों के ऊपर। तो जो प्लिम्यूल की जो रूट की कवरिंग होती है, रेडिकल की जो कवरिंग होती है, उसको हम बोलते हैं कोलियोराइजा। कोलियोराइजा। और जो प्लिम्यूल की कवरिंग होती है इसको हम बोलते हैं कोलियोप्टाइल। कोलियोप्टाइल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, कोलियोप्टाइल। सबसे पहले दो सेक्शन में डिवाइड हो गया। ऊपर वाली लेयर जो बड़ी सेल है उसको हम क्या बोल रहे हैं, एंडोस्पर्म बोल रहे हैं, और जो नीचे वाला साइड है उसको हम क्या बोल रहे हैं, स्क्यूटेलम। ठीक है, ये जो स्क्यूटेलम है इसी को हम डाइकॉट में क्या बोल रहे हैं, कॉटिलिडॉन बोल रहे हैं, सेम वही चीज है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कॉटिलिडॉन की जगह हम क्या बोलते हैं, इसको स्क्यूटेलम बोलते हैं। अब इस स्क्यूटेलम में क्या प्रेजेंट होता है, रेडिकल और प्लिम्यूल प्रेजेंट होता है। तो लिख दिए रेडिकल और प्लिम्यूल। रेडिकल को कवर करने वाला कोलियोराइजा आर आ रहा है इसमें, तो इससे आप याद रख सकते हो रेडिकल को कौन कवर करता है, कोलियोराइजा। और इसमें पी आ रहा है तो कोलियोप्टाइल। ठीक है, तो प्लिम्यूल को कवर करने वाला कोलियोप्टाइल, रेडिकल को कवर करने वाला कोलियोराइजा। अब ये जो एंडोस्पर्म होता है, ये एंडोस्पर्म एक प्रोटीनिशियस कवरिंग से घिरा हुआ होता है। इस प्रोटीनिशियस कवरिंग को हम क्या कहते हैं, एल्यूरोन लेयर कहते हैं। ठीक है, इनकी जो फ्रूट वॉल या सीड कोट होता है वो आपस में क्या होते हैं, मर्ज होते हैं। इस वजह से आप देखोगे एनसीईआरटी में कुछ इस तरीके से करके लिखा हुआ है। ठीक है, किस में होता है, ये ग्रामिनी फैमिली में होता है। डाइकॉट सीड में ये बीच में क्या होती है, एक एक्सिस होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस। इस एम्ब्रियोनल एक्सिस से दो कॉटिलिडॉन्स निकलते हैं। ठीक है, दो कॉटिलिडॉन्स निकलते हैं। एक कॉटिलिडॉन जिस जगह पे ऊपर की साइड में जो अटैच होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इपिकोटाइल। इपिकोटाइल जो होता है वो कहाँ टर्मिनेट करता है, प्लिम्यूल पे टर्मिनेट करता है, प्लिम्यूल आने में खत्म हो जाता है। ठीक है, यहाँ जो हाइपोकोटाइल है नीचे की साइड में है इसलिए इसका नाम क्या है, हाइपोकोटाइल। ऊपर की साइड में इसलिए इसका नाम क्या है, इपिकोटाइल। रेडिकल हाइपोकोटाइल कहाँ टर्मिनेट करता है, रेडिकल पे टर्मिनेट करता है। ये दो हो गए कोटिलिडॉन्स हो गए। ठीक है, आई होप डाइकॉट सीड और मोनोकॉट सीड का डायग्राम आपको क्लियर होगा। डाइकॉट सीड मोनोकॉट सीड के स्ट्रक्चर के बारे में हो गया। अब इनकी कवरिंग के बारे में देख लेते हैं, सीड कोट के बारे में। तो जो सीड कोट होता है उनमें दो लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, एक होगा आउटर और एक होता है इनर। आउटर लेयर को हम क्या बोलते हैं, टेस्टा, और इनर लेयर को हम क्या बोलते हैं, टिगमेन। क्या बोलते हैं, टिगमेन। आउटर लेयर को टेस्टा और इनर लेयर को टिगमेन बोलते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, सीड वायबिलिटी। सीड वायबिलिटी के बारे में, सीड वायबिलिटी। सीड वायबिलिटी किसको बोलते हैं, वो पीरियड जिसमें जो सीड होता है उसमें जर्मिनेशन की पावर जब तक रहती है। ठीक है, तो पीरियड फॉर विच सीड सस्टेन द पावर ऑफ जर्मिनेशन। पावर ऑफ जर्मिनेशन, जब तक जर्मिनेशन का पावर सीड के अंदर है। ठीक है, कितने टाइम तक किसी सीड के अंदर जर्मिनेशन पावर होगी उसी को हम क्या कहते हैं, सीड वायबिलिटी बोलते हैं। कई सीड्स ऐसे होते हैं जिनकी सीड वायबिलिटी जो होती है बहुत ज्यादा टाइम तक के लिए होती है। कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिनकी
वायबिलिटी जो होती है कुछ ही दिन की होती है, कुछ ही हफ्ते की होती है, कुछ ही महीने के अंदर वो क्या कर जाते हैं, उनकी वायबिलिटी खत्म हो जाती है। तो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट में अलग अलग तरीके से होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक है ल्यूपाइन्स। ल्यूपाइन एक सीड मिला था आर्कटिक टुंड्रा से। आर्कटिक टुंड्रा, आर्कटिक टुंड्रा से मिला क्या, कब आइसोलेट किया गया था, कितना पुराना वो सीड था, 10,000 साल पुराना था। और उसमें वायबिलिटी क्या थी, सीड की वायबिलिटी उस टाइम पे प्रेजेंट थी। ठीक है, किस क्या था, ल्यूपाइन। अब नेक्स्ट है डेट पाम। डेट पाम ये कहां से आइसोलेट किया गया था, डेट पाम को आइसोलेट किया गया था, डेट पाम को आइसोलेट किया गया था डेड सी से। किससे आइसोलेट किया गया था, डेड सी से। और ये कितने साल पुराना था, ये सीड 2000 साल पुराना था। ठीक है, 2000 साल पुराना था और इसके अंदर सीड वायबिलिटी क्या थी, प्रेजेंट थी। एक ऑक्जेलिस नाम का प्लांट होता है, ऑक्जेलिस। ये ऑक्जेलिस जो होती है, इसकी वायबिलिटी जो होती है वो 30 दिन के अंदर, मतलब विद इन मंथ क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, लूजेज वायबिलिटी विद इन मंथ, विद इन मंथ, एक मंथ के अंदर इसकी वायबिलिटी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। अब देखो एक सीड, एक प्लांट का सीड ऐसा है जो कि एक मंथ के अंदर ही खत्म हो जा रहा है, एक प्लांट ऐसा है जिसकी सीड वायबिलिटी कितने साल तक है, 10,000 साल तक, एक का 2,000 साल तक। तो इस तरीके से सीड की जो वायबिलिटी होती है वो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट में डिफरेंट डिफरेंट होती है। ठीक है, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सीड के बारे में। ठीक है, टाइप्स ऑफ सीड में एक तो होता है एंडोस्पर्मिक और एक होता है नॉन एंडोस्पर्मिक। ठीक है, तो एंडोस्पर्मिक किसको बोलते हैं, ऐसे प्लांट्स जिनमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट रह जाए उसको हम क्या कहते हैं, एंडोस्पर्मिक बोलते हैं। मतलब क्या है कि एंडोस्पर्म पूरा का पूरा प्लांट यूज नहीं कर रहा है तो उसको हम क्या कह रहे हैं, एंडोस्पर्मिक बोल रहे हैं। टाइप्स ऑफ सीड सॉरी, एक तो हो जाता है एंडोस्पर्मिक और एक होता है नॉन एंडोस्पर्मिक। इसी को हम बोलते हैं एल्ब्यूमिनस और एक्स एल्ब्यूमिनस। एंडोस्पर्म को हम क्या बोलते हैं, एल्ब्यूमिनस, एंडोस्पर्म को क्या बोलते हैं, एल्ब्यूमिनस। और नॉन एंडोस्पर्म को हम क्या बोलते हैं, एक्स एल्ब्यूमिनस। एक्स एल्ब्यूमिनस। ठीक है, एंडोस्पर्म किस में पाया जाता है, मोनोकॉट्स में। इसका एग्जांपल क्या है, मोनोकॉट है। ठीक, होता क्या है इसमें, एंडोस्पर्म बचा रह जाता है इसमें, रिमेन्स एंडोस्पर्म। इसमें क्या हो रहा है, एंडोस्पर्म बचा रह जा रहा है, यानी एंडोस्पर्म नॉट फुल्ली यूटिलाइज्ड, पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं किया गया, इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है, इसको इसलिए बोला जा रहा है एंडोस्पर्मिक। नॉन एंडोस्पर्मिक ये किस में पाया जाता है, डाइकॉट्स में पाया जाता है। अब डाइकॉट थोड़े एडवांस है तो जाहिर सी बात है अपना खाना छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो ऑल एंडोस्पर्म, ऑल एंडोस्पर्म गेट यूटिलाइज्ड। जितना भी एंडोस्पर्म होता है वो सारा का सारा क्या होता है, यूटिलाइज कर लिया जाता है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं बचता। इस वजह से इसको क्या बोला जा रहा है, नॉन एंडोस्पर्म। मतलब एंडोस्पर्म है ही नहीं, सबके सब क्या हो रहा है, यूज कर डाले। अब इनमें कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे डाइकॉट होते हुए भी कैस्टर, कॉफी और सनफ्लावर। एक्सेप्शन इसमें क्या है, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन इसमें क्या है, कैस्टर, कॉफी
और सनफ्लावर, CCS, सनफ्लावर, ये तीनों क्या है, डाइकॉट प्लांट है। लेकिन इनमें जो एंडोस्पर्म होता है वो कैसा होता है, सीड जो होती है वो कैसी होती है, एंडोस्पर्मिक टाइप की सीड प्रेजेंट होती है, यानी इनमें जो एंडोस्पर्म है वो बचा रह जाता है। ठीक है, कैस्टर, कॉफी और सनफ्लावर जो होता है उनमें कैसा सीड प्रेजेंट होता है, एंडोस्पर्मिक सीड प्रेजेंट होता है, यानी इनके सीड्स में एंडोस्पर्म बचा रह जाता है। ठीक है, और मोनोकॉट में एक आता है ऑर्किड, इसका एक्सेप्शन क्या है, और मोनोकॉट के लिए मतलब ये एंडोस्पर्मिक वाले में एक्सेप्शन इसमें क्या है, ऑर्किड। ऐसे तो इसका एंडोस्पर्म बचा रहना चाहिए, मतलब मोनोकॉट है ऑर्किड तो इसका एंडोस्पर्म बचा होना चाहिए इसमें, लेकिन होता क्या है, इसका एंडोस्पर्म क्या होता है, फुल्ली यूटिलाइज्ड हो जाता है। ठीक है, ऑर्किड जो है इसके सीड में कौन सा सीड प्रेजेंट होता है, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड प्रेजेंट होता है। इनके सीड में कौन सा प्रेजेंट होता है, डाइकॉट होते हुए भी इनमें एंडोस्पर्मिक सीड प्रेजेंट है। ये मोनोकॉट है लेकिन इनमें कैसा सीड प्रेजेंट है, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हो जाता है दो टाइप के सीड्स के बारे में। टाइप्स ऑफ सीड दो टाइप का, एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक। एंडोस्पर्मिक को ही हम क्या कहते हैं, एल्ब्यूमिनस, इसको क्या कहते हैं, एक्स एल्ब्यूमिनस। ठीक है, ये जो एल्ब्यूमिनस होता है या एंडोस्पर्मिक होती है किन में पाए जाते हैं, मोनोकॉट्स में पाए जाते हैं। इनमें होता क्या है, एंडोस्पर्म इनका बचा रह जाता है, लेकिन इस वाले कंडीशन में क्या होता है, एंडोस्पर्म नॉट फुल्ली यूटिलाइज, मतलब एंडोस्पर्म बचा रह गया तो क्या रीजन होगा, क्यों बचा रह गया, क्योंकि पूरी तरीके से यूज नहीं किया गया। इसका एक्सेप्शन क्या हो जाता है, और अब आता है नॉन एंडोस्पर्मिक या एक्स एल्ब्यूमिनस, किस में पाया जाता है, डाइकॉट्स में पाया जाता है। पूरा का पूरा एंडोस्पर्म क्या होता है, यूटिलाइज हो जाता है। एक्सेप्शन इसमें क्या है, CCS, कैस्टर, कॉफी और सनफ्लावर। अब अलग टाइप है, टाइप नहीं है, कुछ सीड्स में क्या होता है ना, पेरिस्पर्मिक सीड, कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिनमें पेरिस्पर्म पड़ा रह जाता है। अभी हम लोग किसके बारे में देख रहे थे, एंडोस्पर्म। कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिनमें पेरिस्पर्म बचा रह जाता है। ठीक है, अब पेरिस्पर्म क्या है, रिमेनिंग न्यूसेलस जो होता है सेल के अंदर, आप जो स्ट्रक्चर पढ़े थे उसमें क्या प्रेजेंट था, न्यूसेलस प्रेजेंट था। वो न्यूसेलस अगर किसी में बचा रह जाता है तो उस टाइप की सीड को हम क्या कहते हैं, पेरिस्पर्मिक सीड बोलते हैं। जब एंडोस्पर्म बचा रह जाए तो एंडोस्पर्मिक, जब पेरिस्पर्म बचा रह जाए तो पेरिस्पर्मिक सीड। पेरिस्पर्म बोलते किसको है, ऐसे सीड जिनमें न्यूसेलस क्या है, बचा रह जाए, उनको हम क्या कहते हैं, पेरिस्पर्म कहते हैं। ऐसे सीड जिनमें रिमेनिंग न्यूसेलस प्रेजेंट हो उनको हम पेरिस्पर्मिक सीड बोलते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या हो जाता है, ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर, काली मिर्च। ठीक है, पेपर नाइग्रम, ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम है। अब देखते हैं आगे फ्रूट्स के बारे में। अब देखो फ्रूट किसको बोलते हैं, सीड खत्म हो गया, अब फोर्थ लास्ट वाला टॉपिक पढ़ना है फ्रूट के बारे में। हाँ, एक चीज रह गई, सीड का नंबर कितना होगा। ठीक है, किसी फ्रूट के अंदर सीड कितना होगा, नंबर ऑफ ओव्यूल के या तो बराबर होगा, जितना ओव्यूल होगा उतने सीड होंगे, या तो जितना ओव्यूल है उससे कम सीड होगा। ठीक है, कभी भी ये नहीं होगा कि ओव्यूल का नंबर कम हो और सीड का नंबर क्या हो जाए, ज्यादा, ये वाली कंडीशन कभी नहीं होगी। ठीक है, तो सीड का नंबर कितना हो सकता है, या तो ओव्यूल के बराबर या फिर ओव्यूल से कम। ठीक है, यही कंडीशन बन सकती है। अब देखते हैं फ्रूट के बारे में। फ्रूट आपको पता है, राइपन ओवरी को ही हम क्या कहते हैं, राइपन ओवरी को हम क्या कहते हैं, फ्रूट कहते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद बना हुआ राइपेंड ओवरी उसको हम क्या कहते हैं, फ्रूट कहते हैं। लेकिन कुछ कंडीशंस में बिना फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के भी फ्रूट का फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्रूट, कितने टाइप के होते हैं। एक तो होता है ट्रू फ्रूट, एक क्या होता है, ट्रू फ्रूट, एक होता है फॉल्स फ्रूट। ठीक है, और एक होता है पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनो
जेनेसिस। पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी। ठीक है, पार्थिनोकार्पी। फ्रूट की जो वॉल होती है, वॉल ऑफ फ्रूट, वॉल ऑफ फ्रूट, फ्रूट की जो वॉल होती है उसको हम क्या कहते हैं? पेरिकार्प। क्या बोलते हैं? पेरिकार्प। ये जो पेरिकार्प होता है वो कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। एक होता है इपिकार्प, एक होता है मीजोकार्प, और एक होता है इंडोकार्प। ठीक है, इपिकार्प, मीजोकार्प, इंडोकार्प। अगर आप मैंगो का फ्रूट देखो तो कुछ इस तरीके से होता है। इसमें बीच में क्या प्रेजेंट होता है? सीड होता है। ऊपर की साइड में छिलका होता है। मान लो ये छिलका हो गया, ये बीच में हो गया। ठीक है, तो जो ग्रीन कलर का है, ग्रीन कलर का रहता है, येलो कलर का रहता है, ये क्या है? इसको हम क्या बोलेंगे? आउटर पे है इसलिए इसको क्या बोलेंगे? पेरिकार्प। सॉरी, इसको क्या बोलेंगे? ईपीकार्प। बाहर की साइड में है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ईपीकार्प। जो बीच में एडिबल पार्ट होता है वो कौन सा हो गया? मीजोकार्प। जो हम खाते हैं उसको हम क्या कहेंगे? मीजोकार्प। और जो लास्ट में है, जो सीड जो बना रहा है, सीड की जो आउटर कवरिंग बना रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? एंडोकार्प। ठीक है, तो फ्रूट की कितनी लेयर्स? 3 लेयर, इपिकार्प, मीजोकार्प, इंडोकार्प। इपिकार्प किसको बोल रहे हैं? अंदर वाली लेयर, ओ आउटर वाली लेयर को। ईपी मतलब आउटर, मीजोकार्प मिडिल लेयर को, इंडोकार्प अंदर वाली लेयर को। ठीक है, ऐसे ही अगर आप कोकोनट में देखो, कोकोनट में अगर आप देखो, ये बुक में 2 दे रखा है आपको, इन दोनों को हम क्या कहते हैं? ड्रूप कहते हैं, और ये ट्रू फ्रूट का टाइप है, अभी पढ़ेंगे इसको। कोकोनट में आप देखो तो एक तो कवरिंग होगी, ठीक है, फिर इसके अंदर व्हाइट वाला एडेबल पार्ट, ये मान लो इसके नीचे ये सारा जितना भी है ये एडिबल पार्ट है, इसको हम खाते हैं। ठीक है, ये वाला एडिबल पार्ट है, व्हाइट व्हाइट जो होता है जिसको हम खाते हैं। ठीक है, ये वाला जो है, ये जो इसका हार्ड कवरिंग होता है, शेल जो होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं। और इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? फाइब्रस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है ना। नारियल के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? ब्राउन कलर का फाइब्रस फाइब्रस सा होता है ना। देखो, तो ये वाला जो था, और इसके ऊपर भी एक होता है। जब आप हरा नारियल देखो तो एक सॉफ्ट सी लेयर होती है ग्रीन कलर की। ठीक है, तो सबसे ऊपर वाला कौन सा हो गया? ये जो सॉफ्ट सी लेयर होती है ग्रीन कलर, जैसे आप वो नारियल पानी पीते हो तो इस तरीके से देखते हो, जो आउटर कवरिंग होती है ग्रीन कलर की। ठीक है, ये इस तरीके से, तो जो आउटर कवरिंग, फिर इसके अंदर क्या भरा होता है? फाइबर भरा हुआ होता है ऐसे ऐसे। ठीक, ठीक, फिर उसके बाद ये हार्ड वाली कवरिंग हो गई। ये तो ये वाला कौन सा हो गया? फिर इसके अंदर व्हाइट वाला पोर्शन जो हम खाते हैं, फिर इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? पानी। इतनी सारी लेयर होती है। ठीक है, तो इसको पहले लिख लेते हैं। ये वाला सबसे आउटर कवरिंग जो है इसको हम क्या कहेंगे? इपिकार। फिर जो फाइबर जैसा है, जो नारियल जो सूखा, वो ऐसा वाला नारियल हम लोग पूजा में चढ़ाते हैं, वो वाला नारियल पे से हम लोग ब्राउन कलर का उसका फाइबर उतारते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? मीजोकार। ठीक, और जो हार्ड वाली कवरिंग होती है जिसको फोड़ते हैं, ठीक, उसको हम क्या कहते हैं? इंडोकार। उसको क्या कहते हैं? इंडोकार। अब जो नारियल का हम पार्ट खाते हैं वो क्या है? सीड है। क्या खाते हैं? सीड। और जो ये है, पानी जो इसके अंदर भरा हुआ रहता है, वो क्या है? इंडोस्पर्म। क्या है? इंडोस्पर्म। तो ये हो गया। अब पढ़ते हैं ट्रू फ्रूट्स के बारे में। इन दोनों के बारे में भी एक बताएंगे, स्ट्रक्चर क्यों बताया इसका। ट्रू फ्रूट क्या होता है? जो सिर्फ और सिर्फ जिसमें ओवरी फॉर्म करे, फ्रूट, फ्रूट के फॉर्मेशन में केवल अगर ओवरी इन्वॉल्व हो तो उसको हम क्या कहते हैं? ट्रू फ्रूट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कोकोनट और मैंगो। ठीक, फॉल्स फ्रूट किसको बोलते हैं?
ऐसे फ्रूट्स जो कि जिसके फॉर्मेशन में ओवरी नहीं, बाकी और कोई अदर पार्ट जो है फ्लावर का वो बना रहा हो, जैसे फॉर एग्जांपल एप्पल, पाइनएप्पल, ठीक है, ये सारा, इनको हम क्या कहते हैं, फॉल्स फ्रूट कहते हैं। और पार्थिनोकार्पी किसको बोलते हैं, बिना फर्टिलाइजेशन के जो फ्रूट बन जाए उसको हम क्या कहते हैं, पार्थिनोकार्पी। फॉर एग्जांपल बनाना, केला, और इसके अलावा ग्रेप्स, ठीक है, ये क्या है, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है। ठीक। ट्रू फ्रूट किसको बोलते हैं, जिसके फॉर्मेशन में केवल ओवरी इन्वॉल्व होती है। फॉल्स फ्रूट, ओवरी के अलावा दूसरा कोई भी फ्लावर का पार्ट। तो जो एप्पल है, ठीक है, एप्पल है, और एक नाशपाती होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, एप्पल हो गया, और जैक फ्रूट हो गया, ये सब के सब किस में आते हैं, फॉल्स फ्रूट में आते हैं। जैक फ्रूट हो गया और पाइनएप्पल हो गया, ये सब के सब किस में आता है, फॉल्स फ्रूट में आता है, क्योंकि ये दूसरे पार्ट से बने हुए होते हैं। जैसे एप्पल है तो थैलेमस का बना हुआ होता है। स्ट्रॉबेरी हो गया, स्ट्रॉबेरी भी थैलेमस होती है। एप्पल हो गया, ठीक, स्ट्रॉबेरी हो गया, और जैक फ्रूट हो गया, कटहल, जैक फ्रूट हो गया, और पाइनएप्पल हो गया। ये जैक फ्रूट और पाइनएप्पल जो होता है, ढेर सारे फ्लावर के, मतलब जो ढेर सारे इन्फ्लोरेसेंस, मतलब जो पूरे के पूरे इन्फ्लोरेसेंस से बनी हुई होती है, ठीक है, पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस मिलकर के क्या बनाता है, एक फ्रूट बनाता है। ठीक है, एप्पल, जैक फ्रूट और पाइनएप्पल, पाइनएप्पल के केस में। और ये जो एप्पल है और स्ट्रॉबेरी है, ये कौन बनाता है, किससे बनता है, थैलेमस से बनता है। फ्लावर के कौन से पार्ट से, थैलेमस से। अब थैलेमस कहाँ होता है, जिसपे रोज, जिसपे ओवरी टिकी हुई होती है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, इसमें पूरा फ्लावर टिका हुआ होता है, रिसेप्टेकल थैलेमस, ठीक, तो उससे बना हुआ होता है। देख लेते हैं टाइप्स ऑफ फ्रूट के बारे में प्रॉपर तरीके से। टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, कितने टाइप का बताए, 3 टाइप का। कौन कौन सा, फर्स्ट था ट्रू फ्रूट, एक था फॉल्स फ्रूट, और एक क्या है, पार्थिनोकार्पी। ठीक है, पार्थिनोकार्पी, ट्रू फ्रूट, ओवरी, ओनली ओवरी इन्वॉल्व, इसके फॉर्मेशन के लिए सिर्फ ओवरी इन्वॉल्व होती है। फॉल्स फ्रूट, along with ovary, other part of flower also involved। ठीक, पार्थिनोकार्पी, form without fertilization। विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसका एग्जांपल हम आपको बताएं, किसका किसका, मैंगो, कोकोनट, ठीक, बाकी ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी, ये सारा। इसमें कौन कौन सा आ जाएगा, एप्पल, ठीक है, और क्या बताए थे, स्ट्रॉबेरी, ठीक, और क्या बताए थे, जैक फ्रूट, पाइनएप्पल, इसमें एक और पियर, नाशपाती की इंग्लिश, ठीक। इसमें कौन सा पार्ट खाने वाला होता है, एडिबल पार्ट कौन सा है, थैलेमस है। थैलेमस जो होता है वो फ्रूट बनाया है, इसमें पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस इन्वॉल्व है, पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस इन्वॉल्व है जैक फ्रूट और पाइनएप्पल बनाने में, ठीक है। और पार्थिनोकार्पी में कौन सा आता है, बनाना और ग्रेप्स। अब देखेंगे, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्थिनोजेनेसिस के बारे में। पार्थिनोजेनेसिस,
लास्ट में हम पार्थिनोकार्पी पढ़े थे। कार्प वर्ड से आपको याद रखना है, पेरिकार्प आता है फ्रूट बॉल के लिए है, तो उससे आपको याद रखना है कि पार्थिनोकार्पी में फ्रूट के लिए था। क्या था कि फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो उसको हम क्या कह रहे थे, पार्थिनोकार्पी कह रहे थे। अब देखो पार्थिनोजेनेसिस किसको कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। जब सीड का फॉर्मेशन हो विदाउट फर्टिलाइजेशन तो उसको हम क्या कहते हैं, पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, दिस इज ऑल्सो नोन एज एपोमिक्सिस। इसको हम किस नाम से जानते हैं, एपोमिक्सिस के नाम से जानते हैं। आप जब बताओ फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, फर्टिलाइजेशन के बेसिस पे तो हम डिवाइड करते हैं ना रिप्रोडक्शन के टाइप को, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। तो ये किस टाइप का रिप्रोडक्शन हुआ, इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं तो जाहिर सी बात है ये क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एपोमिक्सिस, मिक्सिस वर्ड मिमिक्स से रिलेटेड आ रहा है, ठीक है, तो इट मिमिक्स ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऐसा मिमिक करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो एपोमिक्सिस इसी वजह से इसका नाम पड़ा। ठीक है, एग्जाम्पल इसमें कौन कौन सी फैमिली में ये देखने को मिलता है, एग्जाम्पल इसका क्या हो जाता है, एस्टेरेशी फैमिली, एस्टेरेशी फैमिली में कौन सा आता है, सनफ्लावर वगैरह आते हैं। ठीक है, और दूसरा पोएसी फैमिली जिसमें ग्रास फैमिली। ठीक है, इनमें क्या देखने को मिलता है, ये पार्थिनोजेनेसिस देखने को मिलता है। ठीक है, आई होप पार्थिनोजेनेसिस क्लियर हो चुका होगा आपको। अब इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक बचा, पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी नाम से पता चल रहा है, पॉली एम्ब्रियो मतलब एक से ज्यादा एम्ब्रियो प्रेजेंट होंगे। तो अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो, मोर देन वन एम्ब्रियो इन सीड के अंदर अगर एक से ज्यादा एम्ब्रियो प्रेजेंट है तो उनको हम क्या कहेंगे, पॉली एम्ब्रियोनी बोलेंगे। ठीक है, कब होता है पॉली एम्ब्रियोनी की कंडीशन कब आती है, एम्ब्रियो directly form through nucellus और integument without fertilization। बिना फर्टिलाइजेशन के न्यूसेलस और इंटेग्यूमेंट्स जो हैं ये क्या करते हैं, एम्ब्रियो बना देते हैं, उसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, पॉली एम्ब्रियोनी बोलते हैं। और ये पॉली एम्ब्रियोनी किस में प्रेजेंट होता है, सिट्रस फ्रूट में, सिट्रस प्लांट में, साइट्रस प्लांट में, नींबू वगैरह हो गया, संतरा हो गया, मौसमी हो गया, इन सारों में हमें पॉली एम्ब्रियोनी देखने को मिलती है। होप आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।